Hello students, again welcome to official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है जो हमने लास्ट वीडियो में कैपिटल बजटिंग मेथड्स या हम बोले प्रोजेक्ट बजटिंग मेथड्स का फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड का फर्स्ट मेथड पेबैक पीरियड मेथड का अध्ययन किया था। तो ये उसी का सेकंड वीडियो है। उस वीडियो में हमने पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर समान अंतरवाह हैं यानी इक्वल कैश इनफ्लो है पर ईयर तो कैसे कैलकुलेट होगा, और अनइक्वल है असमान रोकड़ अंतर्वाहों की दशा में पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है अदायगी अवधि में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन पेबैक पीरियड। अदायगी या हम बोलते हैं कि हम इसमें अदायगी अवधि में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं इस मेथड में। तो फर्स्ट है, इसमें है अदायगी अवधि के पश्चात लाभप्रदता की गणना, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। आपके जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको बोल दिया गया कैलकुलेट द पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, अदायगी अवधि के पश्चात लाभप्रदता की गणना। अगर हम जैसे साधारण शब्दों में इसे समझे तो हमारा प्रोजेक्ट की लाइफ 15 साल है और आपका पेबैक पीरियड माना कि 6 साल है। प्रोजेक्ट की लाइफ है 14 ईयर्स और आपका पेबैक पीरियड आया 6 ईयर्स। आपने 6 ईयर में अपनी इनिशियल कॉस्ट, आपका 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था प्रोजेक्ट में, इनिशियल कॉस्ट रिकवर हो गई। उसके बाद भी आपको जो बचे हुए 14 में से 6 गए, बचे हुए सालों में आपको क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। तो वो सब आपकी क्या कहलाएगी, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। यानी आपका 6 साल तक तो आपकी जो कॉस्ट लगी थी वो कवर हो गई, उसके बाद 8 ईयर्स तक आपको जो प्रॉफिट होगा वो कहलाता है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। अदायगी अवधि में परियोजना की अदायगी अवधि के पश्चात रोकड़ व आय की अवहेलना की जाती है। इससे ये विधि परियोजना की लाभदायकता की जांच न होकर केवल तरलता की जांच ही रह जाती है। इसमें हम केवल अगर पेबैक पीरियड कैलकुलेट करें तो उससे हमें केवल हम लिक्विडिटी का पता लगा सकते हैं कि हमारा पैसा कितने टाइम में कवर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इस प्रोजेक्ट से हमें कितना प्रॉफिट होगा। अतः इस कमी को दूर करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं की अदायगी अवधि के पश्चात शेष जीवन काल के अर्जनों की गणना की जाती है। इसमें संपत्ति के अंतिम वर्ष में रोकड़ निस्तारण मूल्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। यानी प्रोजेक्ट का जो लास्ट ईयर होता है उसमें जो हमारी मशीनरी वगैरह होती है हम उनको क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो जो उनका निस्तारण मूल्य होता है, सैल्वेज स्क्रैप वैल्यू, उसको भी हम माइनस करके और मतलब आपने जिस मूल्य में बेचा उसको भी हम क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ, प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल, माना कि प्रोजेक्ट 10 साल तक का है तो 10 साल तक आपको टोटल कैश इनफ्लो, माना कि अगर जैसे 10,000 पर मंथ है तो 10,000 इंटू 10 आपका 1 लाख रुपीज़ हो गया, माइनस इनिशियल कॉस्ट, माना कि इनिशियल कॉस्ट 60,000 थी और 1 लाख का आपका कैश इनफ्लो है तो 40,000 आपकी क्या हो गई, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा फॉर्मूला है एनुअल कैश इनफ्लो ब्रैकेट में टोटल लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जबकि क्या होगा, कैश इनफ्लो इक्वल होगा। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि टोटल लाइफ 14 ईयर से, पेबैक पीरियड 6 ईयर से तो 8 ईयर, और पर ईयर माना कि एनुअल कैश इनफ्लो 10,000 का हो रहा है तो 80,000 आपका क्या हो गया, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। यानी अदायगी अवधि के पश्चात आपको कितना लाभ हो रहा है। आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। अब इसमें आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1 लाख रुपीज़ का, एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है। और हमेशा ये बात ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि कैश, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो और अपलोड करूँगी जिसमें हम कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैश इनफ्लो हमेशा क्या होता है, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। जो कैश इनफ्लो होगा उसमें से टैक्स हमेशा माइनस हुआ होगा, यानी कर के बाद और हाथ से पूर्व जो कैश इनफ्लो होता है। पूछा जाता है कि कैश इनफ्लो का क्या मीनिंग होता है, तो कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू आफ्टर टैक्स इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। तो किसी क्वेश्चन में अगर आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रीशिएशन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, डेप्रीशिएशन वापस ऐड कर दोगे, और बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो पहले आप टैक्स माइनस करोगे और फिर वापस क्या करोगे, डेप्रीशिएशन ऐड करोगे।
तो हमेशा हमें कैश इनफ्लो क्या चाहिए ये आप लर्न कर लीजिएगा। कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि कैश इनफ्लो हमेशा आफ्टर टैक्स होगा, कर के बाद और हाथ से पूर्व, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन, और एस्टिमेटेड लाइफ आपको गिवन है 8 ईयर्स। तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, आप दोनों ही फॉर्मूले से कर सकते हो। टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ यानी 20,000 पर ईयर होगा और लाइफ है 8 यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 1,60,000 और इनिशियल आउटले कितना है 1 लाख। तो आपको जैसे इस तरह से निकल जाएगा। अभी यहाँ देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखिए, पहले सबसे पहले हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला I/C, ये याद कर लीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, एनुअल कैश इनफ्लो 20,000 है यानी 5 साल में आपकी बची हुई कॉस्ट जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो कवर हो गया 1 लाख रुपए। आपको इनकम कितने साल तक हो रही है 8 साल तक यानी 6, 7, 8 3 साल 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो 20,000 इंटू 3 60,000 रुपये आपका आंसर। वही एनुअल कैश इनफ्लो मैंने कहा ना, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमारा कैश इनफ्लो इक्वल होता है। तो यहाँ एनुअल कैश इनफ्लो आपका कितना है 20,000, एस्टिमेटेड लाइफ थी 8 ईयर्स, पेबैक पीरियड है 5, 8 - 5 किया 3 तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 60,000 आपका क्या हो गया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। इसी तरह आपका सेकंड एग्जांपल देखिए, इनिशियल आउटले आपको दे रखा है 1 लाख का, ये भी आफ्टर टैक्स है बिफोर डेप्रीशिएशन है। अब यहाँ क्या है अनइवन है, फर्स्ट 3 ईयर्स में 30,000 है और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक क्या है 10,000 है। तो हम टोटल कर लेंगे और एस्टिमेटेड लाइफ है 8 ईयर्स। अब जब अनइवन कैश इनफ्लो होता है तो पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे। पहले आप एक टेबल बनाएंगे, देखिए फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 30 है, सेकंड का भी 30 है, थर्ड का भी 30 है, फोर्थ का 10 है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे फोर्थ ईयर में टोटल 1 लाख आ गया। अगर यहाँ टोटल 1 लाख नहीं आती तो हम क्या करते, अगर कम होती तो 4+ जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था उसी तरह पूरा हम कैलकुलेट करते। तो ये हमारा पेबैक पीरियड हो गया 4 ईयर्स। टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ कितना हुआ, यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 30,000 आपको हुआ है 3 साल तक, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया, और फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक 10,000 यानी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 3 3 = 9 तो 90 + 50 आपका कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 90 + 50 आपका हो गया यहाँ पे 1,40,000। और इनफ्लो इन लाइफ कितना था, जो हमारा इनिशियल कॉस्ट 1 लाख, तो 1,40,000 में से 40,000 हमारा क्या आ गया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। तो अनइवन, इसमें दोनों एग्जांपल है, अनइवन कैश इनफ्लो है तो टोटल कैश इनफ्लो को जोड़ लो, माइनस कर दो इनिशियल कॉस्ट, और पेबैक पीरियड तो हमने इसमें कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारा 4 ईयर्स। और सेम है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पेबैक पीरियड। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसमें पेबैक रेसिप्रोकल्स, अदायगी अवधि व्युत्क्रमों की गणना, पेबैक रेसिप्रोकल्स अदायगी अवधि में विभिन्न वर्षों के अर्जनों के समय कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो ट्रेडिशनल मेथड से हमने कैपिटल बजटिंग के 2 मेथड से, परंपरागत विधियां और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। तो जो ट्रेडिशनल मेथड से उसमें समय कारक पर ध्यान नहीं दिया जाता है, हम टाइम को ध्यान नहीं रखते। आपने हर ईयर, लेकिन आज से अगर 10 साल बाद अगर हमें 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो उस 40,000 की आज की तारीख में क्या वैल्यू है, तो वो तो वैल्यू डाउन हो जाएगी ना। अगर 40,000 की आज के हिसाब से, अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्या कहते हैं मनी की वैल्यू, पहले जो चीज़ आपके 10 रुपये में आ जाती थी वही चीज़ आपके आज 100 रुपये में आ रही है। तो यदि आपको 10 साल बाद 40,000 रुपये मिलेंगे तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हम जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स पढ़ेंगे उसमें हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम ये ध्यान नहीं रखते, तो इसलिए इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पेबैक रेसिप्रोकल्स। इस कमी को पूरा करने के लिए अदायगी अवधि व्युत्क्रमों की गणना की जाती है। अदायगी अवधि का व्युत्क्रम ही विनियोग पर समय समायोजित प्रत्याय दर होती है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेबैक रेसिप्रोकल इक्वल्स टू एनुअल, हम जो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है I/C, उसको उल्टा कर लिया इन्होंने, C/I × 100, या हम बोले तो 1 डिवाइडेड बाय पेबैक पीरियड। तो जो हमने अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाली थी हम
जिसे हम कि हमें कितना रिटर्न हो रहा है पर ईयर 25%, तो यही क्या कहलाता है, पेबैक रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल और गिवन है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 6। राजेंद्र लिमिटेड ने एक नई मशीन के क्रय पर विचार कर रही है। ए तथा बी दो विकल्प है। अदायगी अवधि और अदायगी अवधि के पश्चात लाभप्रदता के आधार पर आप कौन सी मशीन खरीदेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी। आपको दोनों की एस्टिमेटेड लाइफ, ये 5 साल मशीन चलेगी, ये मशीन 6 साल चलेगी, इसकी कॉस्ट है 1.5 लाख, इसकी कॉस्ट है 2.5 लाख। इसका इनडायरेक्ट, इस कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल 6000 है। मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब कि आप उसको मशीन को लाए, इंस्टॉल करी, वो जो भी खर्चा आता है वो इनडायरेक्ट हमारी, सॉरी, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल दे रखी है 6000 और 8000। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप 10,000 और 50,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, 5 साल में उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी। एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस एम्प्लॉयज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अभी तक आप मशीन से काम नहीं कर रहे थे तो आपको 150 वर्कर्स की ज़रूरत थी। अब मशीन से काम करोगे तो इन 150 वर्कर्स की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप पर वर्कर को 600 रुपीज़ देते हो। टैक्सेशन आपका 50% दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये कि हम मशीन को, नई मशीन, पहले तो हमारे पास दो चीज़ें कि ए मशीन ले या बी मशीन ले। ए मशीन से कितनी सेविंग होगी और बी मशीन से कितनी होगी और पहले कितना खर्चा हो रहा था। तो पहले तो मशीन की जगह हमारा देखो, एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप, आपकी टोटल सेविंग्स कितनी हो रही है 10,000, और एस्टिमेटेड सेविंग्स इन डायरेक्ट वेजेस, यहाँ 10,000 की तो मुझे सेविंग हो रही है, हमें स्क्रैप बेचूंगी मशीन को, और प्लस ये सेविंग हो रही है 150 इंटू 600, ये 90,000 कहाँ से आए, 150 इंटू 600, और ये 600 इंटू 200, 1,20,000। तो ये सब आपकी क्या हो गई, सेविंग्स हो गई। और जो खर्चा हुआ कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें 6,000, 8,000, 19,000, 27,000 ये दे रखना, यही एडिशनल खर्चा है, 6,000, 8,000 और 19,000 और 27,000। तो ये आपका खर्चा हो गया। तो टोटल सेविंग्स और टोटल कॉस्ट, तो नेट सेविंग्स ए माइनस बी करा तो आपकी सेविंग इसमें तो हो रही है 75,000 की, और इसमें सेविंग हो रही है आपके 1 लाख की। अब इसमें से आप टैक्स माइनस कर दो, लेस टैक्स 50%, तो ये आपका आ गया नेट सेविंग्स पर ईयर। आपको हर साल इतना इनिशियल कैश इनफ्लो मिलेगा। तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है I/C, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, या कैश इनफ्लो सेविंग से, ये भी हमारा एक तरह का कैश इनफ्लो ही है। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 37,500 किया, ये 37,500 यहाँ से आया, तो इसका 4 साल और इसका आया 5 साल। अगर हम पेबैक पीरियड के हिसाब से करते तो जिस मशीन का पेबैक पीरियड कम होता है उसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो आपके मशीन ए को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, यानी मशीन ए को आप प्रेफर करोगे। और फिर अब हम निकालते हैं पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालने का वही फॉर्मूला है कि आपका इनिशियल कैश इनफ्लो जो इक्वल है 37,500 और 50,000, और आपका इसका पेबैक पीरियड 4 ईयर्स है, इसका 5 ईयर्स है, और मशीन की लाइफ कितनी है, इसकी 5 है और इसकी 6 है, तो 5 - 4 तो 1 ईयर, 1 ईयर। तो ये 5 - 4 इसी फॉर्मूले से निकालिए। यदि इवन है तो 5 - 4 1, तो 37,500 ही आ गया, और 6 - 5 भी 1, तो 50,000। तो अगर पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मशीन बी, और यहाँ पे आपका मशीन ए रिकमेंडेड है और मशीन बी में आपको पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम इस तरह से भी इनिशियल कैश जो हमारा कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने का एक ये भी मेथड होता है कि आपकी टोटल सेविंग्स कितना हो रहा है, और जो नई मशीन आप इंस्टॉल करोगे उसकी टोटल, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा कितना आ रहा है। तो टोटल सेविंग्स माइनस, अगर हम टोटल मेंटेनेंस या खर्चे को माइनस कर देते हैं उसमें से, तो वो हमारी नेट सेविंग्स आ जाती है। नेट सेविंग्स भी हमारा कैश इनफ्लो ही माना जाता है। तो हमने अदायगी अवधि में सुधार के 2 मेथड है, पेबैक रेसिप्रोकल और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। इन दोनों टॉपिक में यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।